हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे आशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज स्वागत है आपका हमारे आशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है एक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। 2011 से 2023 तक लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में, उसे हम लोग देखने वाले हैं। जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जो प्रश्न MVVI हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो प्रश्न MVVI हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्लास जो है वो बहुत ही VVI होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे देखना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को प्रणाम। उसके बाद हमारा एक प्यारा सा मोटिवेशन आता है। एक हमारा प्यारा सा मोटिवेशन आता है। क्या आता है कि देखिएगा, हमारा प्यारा सा मोटिवेशन आता है कि जिसका चरित्र ठीक नहीं है वह कभी नहीं सुखी हो पाएगा, इसलिए चरित्रवान बनिए। मतलब कि जिसका चरित्र जो है वह ठीक नहीं है वह कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्या क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए कब 2013 में, 2019 में, 2020 में हम लोग जो है वो बहुत ही MVVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। ठीक है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो है हम लोग इससे अपनी आजीविका को चलाते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? और अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है? हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? हम दूसरा क्वेश्चन आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वैसा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो होता है वो लगभग 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था। कितने प्रकार का? अर्थव्यवस्था लगभग 3 प्रकार का। एक पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? अर्थव्यवस्था जो है होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह सब होते हैं अर्थव्यवस्था। उसी में हम लोग को देखना है क्या कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का, इसमें क्या होता है, इसमें सरकार प्लस निजी व्यक्ति होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार प्लस निजी व्यक्ति होता है। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, उसे हम लोग कौन सा अर्थव्यवस्था कहेंगे? उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि सतत विकास क्या है? सतत विकास भैया क्या है? तो वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को ध्यान में रख कर के रहता है कि उसे सतत विकास कहते हैं। जैसे कि हम अभी किसी भी संसाधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको अगर अपने अगली पीढ़ी के लिए बचाना है, हमें कौन सा विकास करना आवश्यक है? तो हमें सतत विकास करना आवश्यक है। ठीक है, हमें कौन सा विकास करना आवश्यक है? तो हमें सतत विकास करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? आर्थिक नियोजन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि आर्थिक नियोजन क्या है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग, मतलब कि हमारे देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना ही जो है आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना क्या महत्व है? आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? देखिए यह क्या है कि वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, वह देश के आधारिक संरचना कहलाते हैं। जैसे कि आधारिक संरचना में जो है हमारा क्या हो जाएगा? आधारिक संरचना में हमारा पहला स्कूल, कॉलेज, यह सब जो है हमारा आधारिक, जिससे जो हमारा आधार है उसी को हम लोग आधारिक संरचना कहते हैं। वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। देश के आर्थिक विकास में अधिक आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना ही अधिक होता है वह देश उतना ही
अधिक विकसित होता है, वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। मतलब जिस देश का जो है जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जो होगा ना वो मस्त होगा, वह देश भी विकसित होगा। वह देश कैसा होगा? वह देश विकसित होगा। ठीक है, देश कैसा होगा? तो वह देश भी विकसित होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या आता है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग आता है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमारा जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला तो क्या क्वेश्चन कर रहा है? किसी देश में एक वर्ष में अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू, मतलब कि हम किसी भी देश में जो है कि एक वर्ष के अंदर जितना भी संसाधन का उत्पादन करें और वस्तुओं को उत्पादन करें, उस सब के मौद्रिक मूल्य के योग को जो है हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, जीडीपी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है भाई? तो वे किसी देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, किसी देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है भाई? तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ठीक है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो यह हमारा फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो होता है वो 3 कठिनाई आता है। तो आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई होता है, दूसरा दोहरी गणना की संभावना होती है, और तीसरा क्या होता है? तो मूल्य के मापने में कठिनाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है 9वां क्वेश्चन नंबर, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। मतलब जो व्यक्ति आय का गरीबी के साथ जिस व्यक्ति का आय कम होगा वो गरीब होगा। क्या कह रहा है कि आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध है। जिस व्यक्ति का आय कम होता है वह गरीब होता है। जिस व्यक्ति का आय कम होता है वह गरीब होता है। जिस व्यक्ति का आय अधिक तो वो गरीब नहीं। जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है वो गरीब नहीं होता है। इस बात को समझिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? यह बहुत ही एमवीआई क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? बहुत ही एमवीआई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। देखिए क्या होता है, वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? तो अगला क्वेश्चन आता है कि मुद्रा की परिभाषा देते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? इस बात को ध्यान से समझिएगा। मुद्रा जो हम लोग अभी आम जीवन में उपयोग करते हैं, मुद्रा किसे कहते हैं? यह मुद्रा है क्या? ठीक है, यह मुद्रा है क्या? सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कोई भी वस्तु जो सामान्य माध्यम ऋण मापन भुगतान आदि का कार्य करता है उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित जो विनिमय के माध्यम मूल्य के समान मापन ऋण के भुगतान मापदंड संचय आदि का कार्य करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे जाने से पहले एक हमारा मोटिवेशन लाइन है, एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए।
विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन आप अगर एक ही संकल्प कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको अगर है तो मार्ग भटकेंगे, आप भटकेंगे, भटकाने के लिए बहुत सारे मार्ग मिल जाएंगे, लेकिन एक ही जो है संकल्प काफ़ी है इसके जैसा, कि वो एक ही में आप चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एटीएम क्या है भाई? एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह जो है यह 24 घंटा है, यह 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराता है, यह 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस बात को समझिए, यह 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बचत क्या है भाई? तो बचत है आय तथा उपभोग के अंतर को बचत करते हैं, आय तथा उपभोग के अंतर को बचत करते हैं। यह भी क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया, 2017 में, 2019 में पूछा गया है। इस बात को समझिए, इस बात को भी समझिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो वित्तीय संस्थान क्या है? तो वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के उद्यम के लिए, व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। ऐसी संस्थाओं को जो है वो वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ऐसे संस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? यह बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। सहकारिता से हम क्या समझते हैं? सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। और उसको परिभाषित कर देते हैं, वह संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक वर्ग व्यक्ति सुरक्षापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। ठीक है, तो उसे सहकारिता कहते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में होगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे के वीडियो में आपको आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आप इसी को आशा ऑनलाइन क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आशा ऑनलाइन क्लास को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।